नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का स्वागत है आज के इस सेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून ने ग्रुप सी के कुछ पदों की पूर्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था और उन पदों के लिए जो आवेदन करने की अंतिम तिथि थी वो पूरी हो चुकी है। तो अब हमें चाहिए कि हम लोग उसकी तैयारी अच्छे से शुरू कर दें। हमारे पास अभी 2 से 3 महीने का समय होगा जिसके लिए हम पूरी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। उसके सिलेबस में रीजनिंग, जीके, एप्टीट्यूड और इंग्लिश के प्रश्न पूछे जाएंगे। सिलेबस हमने डिटेल में पहले ही डिस्कस कर लिया है, उसको आप देख सकते हैं। सिलेबस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज के इस सेशन में हम पिछले वर्षों की परीक्षाओं में जो पूछे गए जीके के प्रश्न थे उन पर चर्चा करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और भविष्य में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस तरह के हम आपको 8-10 सेट देंगे, तो हो सकता है उसमें से भी कुछ प्रश्न आ जाएं। और इसके अलावा फिर हम आपको सभी तरह के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करवाएंगे, जैसे सबसे पहले प्राचीन इतिहास, फिर सिंधु सभ्यता, फिर वैदिक युग, मौर्य युग। इस तरह से सारे के सारे टॉपिक हम आपको स्वतंत्रता संग्राम तक के करवाएंगे। उसके बाद जीके के भी हम आपको साथ ही साथ में जो पुराने वर्ष में प्रश्न पूछे गए हैं रीजनिंग के, तो रीजनिंग के भी हम आपको प्रश्न देते चलेंगे। तो चलिए फिलहाल हम देर न करते हुए यहाँ पर शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष चलाया गया था? आपके ऑप्शन है 1857, 1872, 1881 या 1921। जो आपका पहला आधिकारिक जनगणना था वो आपकी 1881 में हुई थी, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में जो आधिकारिक और क्रमबद्ध जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि किसके कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट ना मिले, इस तरह से मिल जाए कि 1881 की जब पहली आधिकारिक जनगणना हुई थी उस समय किसका कार्यकाल था, तो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। और तभी से यह प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना का कार्य किया जाता है। लेकिन यदि आपसे प्रश्न पूछे कि पहली बार आंशिक जनगणना कब की गई थी, तो वह लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में पहली बार आंशिक जनगणना की गई थी। हमारा दूसरा प्रश्न है, संविधान में संशोधन करता है या करती है, यानी कि संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, संसद भारतीय संविधान में संशोधन कर सकती है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, जो कि संशोधन में का अधिकार सिर्फ संसद के पास होता है। और संसद के 3 अंग होते हैं, यह भी आप ध्यान रखिए। जो आपकी संसद होती है उसके 3 अंग, पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है आपका राज्यसभा जिसे उच्च सदन बोलते हैं, और तीसरा होता है लोकसभा जिसे निम्न सदन बोलते हैं। जो राज्यसभा और जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि लोकसभा का चुनाव वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। यह जो लोकसभा का चुनाव होता है वह जनता के द्वारा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र था? आपके ऑप्शन है बिंदुसार, देवभूति, राजराज प्रथम और स्कंदगुप्त। राजेंद्र प्रथम राजराज प्रथम का पुत्र था। यह चोल वंश से संबंधित था और इसने अपने शासनकाल के 5वें वर्ष में श्रीलंका को जीत लिया था। वह कब था? 1017 ईस्वी। 1017 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका को जीत लिया था। अगला प्रश्न है, पुरुष जनन तंत्र के प्रत्येक वृषण में कितने कक्ष होते हैं जिन्हें वृषण पालिका कहा जाता है? मनुष्य के वृषण में कुल 250 वृषण पालिका होती हैं। अगला प्रश्न है, घर्षण संपर्क में आने वाले 2 पृष्ठों के कारण होता है, यानी कि घर्षण होता है जब 2 पृष्ठ आपस में संपर्क में आते हैं, लेकिन उसका कारण क्या होता है? अनियमितता,
चिकनाई, घनत्व या अंतराल। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा अनियमितता। अनियमितता के कारण ही घर्षण उत्पन्न होता है। यानी कि आपका एक पृष्ठ दूसरी प्रकृति का होगा, दूसरा पृष्ठ दूसरी प्रकृति का होगा, तो जब दोनों पृष्ठ आपस में संपर्क में आएंगे तो वहाँ पर घर्षण होता है। एग्जाम्पल के लिए आपका हाथ और आपकी जो टेबल है, आपके दोनों ही जो माध्यम है वो अलग अलग हैं। जब आप अपने हाथ को टेबल पर चलाते हैं या फिसलाते हैं तो उसमें आपको एक घर्षण का अनुभव होता है। अब ये जान लेते हैं घर्षण होता क्या है। संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो वस्तु की गति का विरोध करता है, उसे घर्षण बल कहा जाता है और यह दो पृष्ठों के बीच अनियमित संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति किस गति का उदाहरण है। अगर कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो वह है किसका उदाहरण होगा, एक समान त्वरित गति का उदाहरण होगा। एग्जाम्पल के लिए यदि आप अपने छत से कोई पत्थर आप नीचे फेंकते हैं तो उसकी जो गति होगी वो प्रति सेकंड इंक्रीज होती जाएगी। वो इसलिए क्योंकि वो जैसे जैसे पृथ्वी के नज़दीक आती जाएगी पृथ्वी का आकर्षण बल उसको अपनी ओर और खींचता जाएगा, जिसकी वजह से उसकी जो गति होगी वो एक समान रूप से भी बढ़ती जाएगी। तो जब एक समान रूप से गति बढ़ेगी तो उसी अनुपात में आपका त्वरण भी बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा एक समान त्वरित गति। अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है और यह जो है H2SO3 यह सल्फ्यूरस अम्ल का है। ठीक है, यहाँ पर सल्फ्यूरिक पूछा गया है H2SO4, लेकिन H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल का होता है, उसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह ठोस का क्या कहलाता है। क्वथनांक, गलनांक, क्रिस्टलीकरण या वाष्पीकरण। ऐसा ताप जिस पर कोई वस्तु गल जाती है, कोई वस्तु द्रव अवस्था में आ जाती है, तो जब कोई वस्तु गल जाती है तो उसको क्या बोलेंगे, गलनांक। किसी ठोस वस्तु का ऐसा तापमान जिस पर वह पिघलना शुरू हो जाए उसे बोला जाता है उसका गलनांक। ठीक है, किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह बिंदु होता है या वह बिंदु का तापमान होता है जिस पर अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है। बर्फ का गलनांक 0 सेंटीग्रेड या 273 केल्विन होता है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, हम्पी के स्मारकों के समूह कहाँ स्थित हैं। जो हम्पी के स्मारकों के समूह हैं वो कर्नाटक में स्थित हैं। यह जो हम्पी था विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और इस विजयनगर को राजा कृष्णदेव के द्वारा बसाया गया था। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पद्म भूषण, परमवीर चक्र, पद्म विभूषण या भारत रत्न। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। इसकी जो स्थापना है वो 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति या हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब आपसे मिलेंगे अगले सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।